हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई पढ़ाई। हम लोग पिछली क्लास में ऑस्मोसिस के बारे में बात कर रहे थे और हमने ऑस्मोसिस क्या होता है उस चीज़ को बहुत बेसिक लेवल पे समझा था। मतलब मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को जितना बेसिक करके समझा सकूँ मैं समझाऊँ, एंड आई थिंक मैंने वही किया था। फिर भी कुछ एक जो पार्ट रह गया होगा उसको अभी शुरू में ब्रश अप करते हैं और उसके बाद में जो मेन एस्पेक्ट है ना इस ऑस्मोसिस का, जो हम लोगों को पेपर देने में मदद करेगा, चाहे वो आप किसी भी कंपटीशन की बात करो या स्कूल लेवल की बात करो, तो वो इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है। ऑल्दो इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, उसमें कुछ भी ऐसा खास आता नहीं है, पर फिर भी एक बार देखना समझना ज़रूरी है। जब हमारे बेसिक क्लियर होंगे तो उस पोर्शन में हमको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर हमारा बेसिक वाला पोर्शन प्रॉब्लमेटिक है ना, तो ये बट ऑब्वियस बात है कि न्यूमेरिकल पोर्शन कितना भी इजी हो तो एक बार तो परेशान करेगा ही, क्योंकि आपको कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है ये समझना तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप 5-6 बार उस चीज़ की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। तो ठीक है, लोड लेने की कोई बात नहीं, सब कुछ बहुत आसान है, बड़ी आसानी से कर लेंगे अपन। तो मूविंग अहेड एक बार ऑस्मोसिस को देखते हैं। देखो यहाँ अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये मेरी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, जिसके खास बात मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये बताई थी कि इसके अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स माने छेद, छेद होते हैं जिससे पार्टिकल्स पास हो सकते हैं, लेकिन सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब कि एक हद तक एक साइज के पार्टिकल बहुत छोटे पार्टिकल्स को ही पास होने देती है, बाकी पार्टिकल्स को ये अलाउ नहीं करती अपने थ्रू पास होना। जैसे आप लोग देख भी पा रहे होंगे इस तरफ जो प्योर सॉल्वेंट है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल से कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, राइट। तो ये जो मेरे प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे हैं साइज में एज कंपेयर टू सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो कि आपको ये पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू एंड फ्रॉम दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के इधर से उधर भी जा पा रहे हैं और उधर से इधर भी आ पा रहे हैं। लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अगर आप देख पाओगे तो ये इससे टकरा करके वापस आ जाते हैं। कारण है कि इनकी साइज बड़ी है, क्रॉस कट पाना मुश्किल। ठीक है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब देखो होगा क्या, जिस तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज्यादा है उस तरफ से उस तरफ मूव करेंगे नेचुरली जिस तरफ कम है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि पानी या कोई भी चीज अपना लेवल इसी तरीके से बरकरार करती है कि जब तक बैलेंस मेंटेन ना हो जाए। अब इस तरफ छोटे पार्टिकल्स ज्यादा है, इस तरफ छोटे पार्टिकल्स कम है, तो मूवमेंट अपने आप चालू हो जाने लगेगा किसका, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का इस तरफ आने का। ठीक है, देखिए ध्यान से समझते जाइएगा, रिवीजन समझ के इसे। यहां पर मैंने क्या करा, ये मैंने एक पिस्टन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और इस पिस्टन से मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेट से मैंने प्रेशर लगाया P1। तो होगा क्या, लगाने की वजह से यहां पर आप जानते हो कि प्रेशर बनेगा, यहां पर प्रेशर बनेगा तो ये जो पार्टिकल आया है ना ये इस तरफ फोर्स होने लगेगा, और आपका जो ऑस्मोसिस हो रहा था, ऑस्मोसिस का मतलब कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो आपके इस तरफ से दूसरी तरफ आ रहे थे, ज़्यादा तरफ से कम तरफ आ रहे थे, वो मोशन कंट्रोल में आएगा, रुकेगा, कम होगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने प्रेशर को और बढ़ाया, बढ़ा करके कितना कर दिया, अब की बार P2 कर दिया। ठीक है, अब P2 करने पे क्या हुआ, और ये रुकेगा और ज़्यादा कम होगा। अब मान लो मैंने यहाँ जो प्रेशर था ना उसको इक्वल कर दिया किसके, पाई के, जो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो होगा क्या, ये मूवमेंट यहाँ कंप्लीटली रुक जाएगा, यानी न तो इस तरफ से कोई पार्टिकल उस तरफ जाएगा ना इस तरफ से कोई उस तरफ आएगा। यानी वो प्रेशर जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहे मोशन को कंप्लीटली रोक दे, दैट इज माय ऑस्मोसिस। यहाँ तक बात खत्म करते हैं। अब देखो होगा क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में भी अपन ने देखा था कि जब ये प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा तो सारी काया पलट उल्टी हो जाएगी, जो मूवमेंट हो रहा था ठीक उसका अपोजिट होने लग जाएगा, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस तरफ से उस तरफ जा रहे थे। नाउ सिंस प्रेशर हैज बीन इंक्रीज्ड, यानी प्रेशर को अब और बढ़ा दिया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा, तो अल्टीमेटली हो गया का कि रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो कम तरफ हैं वहां से ज़्यादा तरफ जाना शुरू कर देंगे। दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस जो हम आरओ में यूज़ करते हैं। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं, हम सीधा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के आ जाते हैं इसके। ठीक है, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट जानने के लिए आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिन्होंने भी
आइडियल गैस लॉ पढ़ रखा है। आइडियल गैस लॉ क्या कहता है कि पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, यानी प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होता है वो मेरे किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स गैस कांस्टेंट टेम्परेचर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये बात हम सबने पढ़ रखी है 11th में। अब देखो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा कि ये जो प्रेशर था ना मेरा, कि मैं प्रेशर को तो इस तरफ रख रहा हूँ और एन अपॉन वी को मैंने एक साथ ले लिया और आर टी को मैंने अलग ले लिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ करी है यहाँ पे। और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इस चीज़ को आप जानते हो, मैं कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ। तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा ना, फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, बहुत सिंपल सा बन जाएगा, पी वी इक्वल्स टू टी आर टी, या फिर इस पी को भी मैं पाई से डिनोट कर दूँ तो और बेटर काम है। यानी कि ये जो आपका फॉर्मूला निकल के आया है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, देखो सब कुछ बहुत इजीली है ससेप्ट करना कि है क्या। पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं किसकी, सी की, तो सी और कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। किसको कहते हैं बच्चों, मोलारिटी को कहा जाता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। बड़ा सिंपल सी चीज़ है। दूसरी चीज़, आर, आर आपका होता है गैस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर। तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है मेरा, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, और इससे ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे जितने भी ऑस्मोटिक प्रेशर पे आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे भी आते हैं। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। इन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसके साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर को भी कई बार लिंक करके और आपसे पूछ लिया जाता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को भी लिंक करके पूछ सकता है। तो उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको उन बाकी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि ठीक इसके बाद वाली क्लासेस में डिस्कस की जाएगी, वो आनी चाहिए। पर अगर वो नहीं आती है तो अभी के लिए हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो सिर्फ ऑस्मोसिस के ऊपर बेस्ड हो। बहुत आसान से मैंने एक क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, बहुत सिंपल है। और देखो मेरा मानना ये है कि हम लोग केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं अगर हम क्वेश्चन को समझ पाए, क्योंकि फॉर्मूला याद करना कोई ज़्यादा टिपिकल टास्क है नहीं एक्चुअली। जिसने पढ़ा है, जिसने उस फॉर्मूले को याद किया है एक बार बैठ करके, उसको हो ही जाएगा याद। लेकिन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जिसने की है, जो समझ सकता है कि क्वेश्चन पूछने वाले ने क्या पूछा है और क्या दिया है, वो आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो हम एक बहुत ही बेसिक सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि हम लोग गिवन डेटा के ऊपर एम्फेसिस करते हुए चलेंगे। बहुत सिंपल सा है, आराम से आप लोग कर लोगे। तो देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 grams ऑफ पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन इन 2 liters ऑफ वाटर at 25 डिग्री सेंटीग्रेड assuming that it is completely dissociated। तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको इसने क्या क्या दे रखा है सबसे पहले नोट करना, वो बहुत ज़रूरी है। ये जो 25 ग्राम है, ये क्या दे रखा है उसने, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है आपको। मास ऑफ कितना दे रखा है, 25 ग्राम दे रखा है, ठीक है। वॉल्यूम भी आपको दे रखा है 2 लीटर। टेम्परेचर भी आपको दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास ऑलमोस्ट सब गिवन है। और पूछा क्या है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। आई थिंक बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1 सेकंड में हो जाएगा। आप लोगों को क्या आना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या था, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, ठीक है। अब देखो उसने वैल्यू दे रखी है 25 ग्राम, ठीक है। कंसंट्रेशन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, आप सबको याद तो होगा, फिर भी चलो एक बार लिख देते हैं। देखो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। अभी आर टी एज इट इज आ गए, और जो कंसंट्रेशन थी मैंने उसके फॉर्मूले को खोल दिया, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं।
कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है, अपना क्वेश्चन आराम से निकल के आ जाएगा। देखो डब्ल्यू बी आपको 25 ग्राम्स दे रखा है, डब्ल्यू बी मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोलर मास की अगर मैं बात करूँ ना, तो मोलर मास आप लोग बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। पोटेशियम सल्फेट है, आई डोंट थिंक जो भी बच्चा यहाँ पढ़ रहा होगा उसको पोटेशियम सल्फेट का मास निकालने में दिक्कत आएगी। जहाँ तक मुझे याद है 172 आएगा, आई कुड बी रॉन्ग, मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ यहाँ पे, पर 98% 172 ही होता है पोटेशियम सल्फेट का मास। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, पोटेशियम का इंडिविजुअली, सल्फेट का इंडिविजुअली वहाँ रख के, ठीक है। रही बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम उसने आपको 2 लीटर्स दे रखी है, और मोलारिटी या कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में हम लीटर्स में बात करते हैं। देखो प्रेशर अपने को निकालना है, प्रेशर की जो यूनिट चाहिए उस यूनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखी जाएगी। अपने को एटीएम में चाहिए, इसलिए मैं 0.0821 रख दी है। और टेम्परेचर की वैल्यू उसने मेरे को किस में दे रखी है, 25 डिग्री सेल्सियस में दे रखी है। पर मैं बात अच्छी तरह जानता हूँ कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू के अंदर जो यूनिट होती है वो केल्विन बेस्ड होती है, तो टेम्परेचर भी मेरा यहाँ केल्विन ही आएगा। तो 273 प्लस 25 दैट इक्वल्स टू 298 केल्विन। 273 प्लस 25 इट्स 298। तो बहुत ही सिंपली बस इन सारी वैल्यूज को मुझे सॉल्व करना है, एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी है। और ये जो क्वेश्चन था मेरा ऑस्मोसिस का, ये मैं सॉल्व कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में। आई थिंक 99% बच्चों को बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं उनको। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा अलग है, मैं ये नहीं कहूँगा ये मुश्किल है ये भी आसान ही, बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं। जैसे आपको क्या दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.4% यूरिया सोल्यूशन इज 1.64 atm एंड दैट ऑफ 3.42% केन शुगर नॉर्मल शुगर एक ही चीज़ है, इज 2.46 atm। When the above solution are mixed, the osmotic pressure of the solution will be। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अप्रोच आपके अलग अलग हो सकते हैं, पर समझना एक ही चीज़ है, तो हम पहले एलैबोरेटिव अप्रोच ट्राई करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आपको दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, दोनों की कंसंट्रेशन अलग है, एक की 0.4 है, एक की 3.42 है, और दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर भी अलग अलग दे रखे हैं। आपसे ये पूछा गया है कि जब आप इस सोल्यूशन को मिक्स कर दोगे और जो तीसरा सोल्यूशन बन के आएगा इन दोनों के मिश्रण से, उस तीसरे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या निकल के आएगा, राइट। तो अब बात यह है कि तीसरा सोल्यूशन बना इसी से ही है। यहाँ पर यह जो ऐसा क्वेश्चन जानते हैं, समझते हैं, बहुत इजीली कर लेंगे। देखो आपको पाई 1 की वैल्यू कितनी होगी, P1RT, ठीक है क्या बात। पाई 1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, P1RT, और पाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, P2RT, राइट। अब देखो होगा क्या, आपको पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 1.64 आपको दिया गया है एटीएम की, पहले वाले सोल्यूशन का है। और कंसंट्रेशन अपन निकाल सकते हैं, यूरिया का आप लोगों को मोलर मास ही पता होता है, यूरिया का आपको कंसंट्रेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये तो हुई एक बात। दूसरा जो मेरा है यहाँ पर वो दिया हुआ है 2.46 इज इक्वल्स टू P2RT, ठीक है। अब देखो सिंपल लॉजिक है, सिंपल बात है, जब भी आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो ना यहाँ पर, तो उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आएगा यहाँ पर, वो बहुत ही सिंपली क्या रहेगा, जो मेरा पाई 3 निकल के आएगा वो आप अच्छी तरह से समझ लो 1.64 और 2.46 बाई 2। यानी बेसिक सी बात यह है, जिन दो तरह के सॉल्यूशंस को आपने मिक्स करा है ना, कंसंट्रेशन से उनका ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आ जाएगा, लेकिन एट द एंड आप जब उन दोनों को मिक्स करोगे तो आपको कंसंट्रेशन बिना यूज करे भी आप उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत आराम से निकाल सकते हो। इट वुड जस्ट बी एन एवरेज ऑफ बोथ ऑफ देम, राइट। यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है, क्वेश्चन के अंदर जो आपको कंसंट्रेशन दी गई है वो लेजिटिमेट है, अगर आप यूज करते यहाँ पर पुट करते तो वो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता अल्टीमेटली। बात यह है कि हम इस तरीके से एवरेज आउट करके भी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो होगा क्या, देखो बहुत सिंपली अगर मैं इसको और इलेबोरेट करके बताऊं भी आपको, तो इस चीज़ को देखिएगा।
ये जो π1/c1 है ये किसके बराबर आ जाएगा, RT के। और दूसरी तरफ क्या होगा, π2/c2 भी किसके बराबर हो जाएगा, RT के बराबर हो जाएगा। तो ये जो दोनों इक्वेशन थी, एक से ये आएगा दूसरी से ये आएगा, इनको भी जब आप आगे सॉल्व करेंगे ना तीसरे ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने के लिए, तो अल्टीमेट बात यही निकल के आएगी जब अपनी कॉपी में सॉल्व कर रहे होंगे कि वो एक एवरेज का क्वेश्चन बन जाएगा। यानी अल्टीमेटली जिन दो सोल्यूशंस को मिक्स किया जा रहा है उनका एवरेज मेरे तीसरे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, राइट। ये बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत ही सिंपल लेवल पे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करी है। और खुशी की बात ये कि ऑस्मोटिक प्रेशर पे सवाल भी इतना ही आता है। एक छोटा सा निकल के यहाँ ये आ जाता है कि भाई रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करूं तो रिवर्स ऑस्मोसिस को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब आपका लगाया जा रहा प्रेशर, यानी कि क्या है, प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन पाई। पाई मतलब क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। इज क्वाइट अंडरस्टूड कि पूरा जो प्रोसेस है वो उल्टा हो जाएगा। यानी सॉल्वेंट का मूवमेंट जहाँ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा था, वहाँ से ठीक रिवर्स होकर अब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आने लग जाएगा, ताकि प्रेशर के लग रहे इफेक्ट को उल्टा किया जा सके। ठीक है, हम हर जगह बैलेंस बनाने का ही काम करता है, नेचर भी बैलेंस बनाने का ही काम करता है। आप किसी एक पैरामीटर को बढ़ाओगे तो वो किसी दूसरे पैरामीटर की मदद से उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो वही चीज़ यार रिवर्स ऑस्मोसिस में देखने को मिलती है। ठीक है, आई डोंट थिंक रिवर्स ऑस्मोसिस किसी को परेशान कर रहा होगा। फिर भी अगर हो तो यूट्यूब कमेंट्स आप लोगों के लिए बने, बिल्कुल बिंदास आप उस पर बताइए जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। अपन लोग आके के वीडियोस में उन्हीं के बारे में और अच्छे से बात कर सकते हैं। मेरे लिए भी बेटर होगा अगर मैं जान सकूँ कि मेरी जो पढ़ने वाली स्टूडेंट्स हैं उनको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो कमेंट्स का बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। एनीवेज, सो एक्सॉस्मोसिस और एंडोस्मोसिस बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो, एग्जिट और एंट्री का कंसेप्ट बताओ मुझे। एग्जिट और एंट्री का कंसेप्ट एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे निकाला जाता है। ये एक क्रॉस सेक्शन है, अगर कोई चीज़ इसके अंदर जा रही है तो वो है एंट्री, और कोई चीज़ बाहर निकल के आ रही है तो वो है एग्जिट। सिंपल बात है, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के अगर आप इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं तो यू आर एंटरिंग, और अगर उस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं यू आर एग्जिटिंग। तो आई होप एंट्री एग्जिट का जो कंसेप्ट है उसमें तो किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। अब ये जो एग्जॉस्मोसिस और एंडोस्मोसिस का जो कंसेप्ट निकल के आता है ना, ये निकल के आता है इस तरीके से, मानो ये एक बॉडी का सेल है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा डायग्राम तो नहीं है, लेकिन इमेजिन करने में तो मदद कर ही सकता है आप लोगों को। तो ये मैंने उसकी थिकनेस बताते हुए लिया है कि ये उसकी थिकनेस है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, वाटर की बात करते हैं। वाटर की बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा पानी है। पानी दिखाने के लिए सबसे बढ़िया कलर होता है ब्लू। तो ये बहुत सारा पानी है बाहर, ठीक है? अंदर कंपैरेटिवली उतना पानी नहीं है, सेल के अंदर कंपैरेटिवली उतना पानी नहीं है। तो होगा क्या, वाटर इज मोस्ट प्रोबेबली ए सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या करेगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। समझ पा रहे हो, हाँ या ना। जब मैंने एक ह्यूमन सेल को उठा के पानी के अंदर रखा, एक पानी में सबमर्ज किया उसे, तो मैंने क्या देखा कि बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, अंदर कम। तो बाहर से पानी अंदर आने लग गया। तो सेल के रेस्पेक्ट में ये क्या हुआ, एंडोस्मोसिस। समझ पा रहे हो, सेल के अंदर पानी आ रहा है, एंडोस्मोसिस हो। ठीक है, सिचुएशन को उल्टा करके देखते हैं। एंडोस्मोसिस समझ पाए होगे, बाहर से पानी के जो पार्टिकल्स है ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज ऑब्वियसली ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है,
एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल वॉल एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होती है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है। तो एनीवेज एंडोस्मोसिस के थ्रू पानी जो है एंडोस्मोसिस के थ्रू अंदर आ रहा है। स्पेसिफिक एंडोस्मोसिस क्या होता है? स्पेसिफिक ऑस्मोसिस, जिसमें बाहर से कोई चीज़ अंदर आ रही हो, दैट सिंपल। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा मामला उल्टा करके देखते हैं। पानी का कंटेंट ना अपन अंदर बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? पानी का कंटेंट अंदर की तरफ बढ़ा देते हैं। ये लो, तो बड़ी आसानी से बढ़ा दिया। अंदर है पानी ज़्यादा, सेल को मैंने बॉडी से अलग कर दिया और एक बहुत ड्राई एनवायरनमेंट में रख रखा है, यानी बाहर जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो पानी का कंटेंट है, वो बहुत कम है। समझ पा रहे हो बात को? अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर पानी कम है, प्रोसेस ठीक उल्टी हो जाएगी, क्योंकि वापस वही चीज़ आ जाती है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। तो क्या करेगा ये पानी? ये पानी कोशिश करेगा कि ये जल्द से जल्द इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाए। तो ऑस्मोसिस हुआ है, एक तरफ से दूसरी तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ है, दोनों जगह, एंडोस्मोसिस में भी, एग्जॉस्मोसिस में। पर सेल के रेस्पेक्ट में पिछली बार पानी बाहर से अंदर आया था, तो मैंने बोला एंडोस्मोसिस। इस बार सेल के रेस्पेक्ट में पानी अंदर से बाहर गया है, एंड आई एम टर्मिंग इट एज एग्जॉस्मोसिस। और मेरे घर का बनाया हुआ टर्म नहीं, जनरली सब जगह ये अप्लाई होता है, आप लोग हर जगह ये चीज़ पढ़ोगे, और बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना, याद रख लेना है। एग्जिट एंट्री के कंसेप्ट से बहुत अच्छे से याद रहेगा, ठीक है? अब एक छोटी सी चीज़ और रह जाती है, ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एज वेल एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की क्या बात है, बहुत आसान है आइसोटोनिक सॉल्यूशन को तो समझना, एक सेकंड में ख़त्म कर लेते हैं। सबसे पहले ये मेरे अ, इस तरीके से मानो ये एक टैंकर है, ठीक है? इस टैंकर में मैंने यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ साथ में मैंने इस टैंकर के अंदर एक पिस्टन यहाँ लगा रखा है और एक ही पिस्टन यहाँ लगा रखा है, ठीक है ना? समझने की कोशिश करना बच्चों, मेन बात है समझ में आना चाहिए, डायग्राम के ऊपर फोकस करके मत जाना। ठीक है, दोनों तरफ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने दोनों तरफ अलग अलग सोल्यूशन भर रखे हैं, बात ये है, ठीक है? इस तरफ सोल्यूशन ए है और इस तरफ सोल्यूशन बी है, लेकिन दोनों पे लगने वाला प्रेशर जो है पाई वन जो इस पे लग रहा है और पाई टू जो इस पे लग रहा है, यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर पाई वन पाई टू के बराबर हो जाता है, क्या बोला मैंने? अगर पाई वन पाई टू के बराबर हो जाता है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? आइसोटोनिक सोल्यूशन। इफ पाई वन इज इक्वल टू पाई टू देन इट इज टर्म्ड एज व्हाट? आइसोटोनिक सोल्यूशन। बिल्कुल मुश्किल नहीं है इस चीज को समझना, यानी दो ऐसे सोल्यूशन जिनके आपसी ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल बराबर है। अब देखो ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा फॉर्मूला है या एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि प्रेशर है, जो कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर बदलेगा तो ये भी बदल जाएगा, यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में दो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक बराबर है, उनको मैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलूंगा। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की अगर मैं बात करूं ना, देखो दूसरा डायग्राम बनाने की बजाय मैं आपको इसी से समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे तो उससे गलत ही मिटाया, क्योंकि मैं वापस वही चीज़ लिखने वाला हूँ। इसका पाई वन है, इसका पाई टू है। अब मैंने कंडीशन क्या रखी है?
कि पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, कि पाई 1 जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर इस हिस्से पे लगने वाला, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इस तरफ लगने वाला, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के उस तरफ लगने वाले हिस्से पे। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो देखो बात क्या होगी, ऐसा होने पर ये जो ज़्यादा वाला है ये क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो कम वाला है वो क्या कहलाता है? हाइपोटोनिक। तो ये रिलेटिव कंसेप्ट है। दो सॉल्यूशंस के आपस में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हैं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर एक का ज़्यादा है दूसरे का कम है तो ज़्यादा वाला हाइपरटोनिक और कम वाला हाइपोटोनिक। तो आई थिंक बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी, ऑस्मोसिस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, पर अपने आप में एक सिग्निफिकेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि सॉल्यूशंस को बहुत ज़्यादा गार्ड करती है या उसके बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। आगे आने वाली क्लासेस में, जो कि अब हर रोज मोस्ट प्रोबेबली हर दिन या हर दूसरे दिन आपके क्लास 12 से रिलेटेड एक टॉपिक का वीडियो डल जाया करेगा, तो हम लोग हर आने वाली एक क्लास में जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर बची हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करेंगे। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर iPadai.com पे, वो लोग प्लीज़ जुड़े रहें, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग जितने भी टॉपिक्स हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो सब कुछ स्पेशल वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है, आप ही लोगों के बेनिफिट के लिए हो रहा है। जुड़े रहिए, मुझे बताइए अगर मैं आप लोगों की किसी और बेहतर तरीके से मदद कर सकता हूँ तो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और थैंक यू।